नमस्कार दोस्तों। आज 14 अक्टूबर 2025 दोपहर का समय। कुछ बातें मैं कुल्लू जो घटनाक्रम चला हुआ है तहसीलदार जी और देव आस्थाओं के अपमान के विषय में। तो देखिए, मैं तहसीलदार जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अभी रिटायरमेंट के करीब हैं और काफी उम्र के भी हैं। तो जिन बच्चों के खिलाफ आप कानून का दुरुपयोग करना चाह रहे हो वो आपके बच्चे की उम्र से भी छोटे हैं, ठीक है। और जिस प्रकार से 2023, 24, 25 तीनों बार दो बार अपमान हुआ, पहले 23 में 24 में ज्ञापन दिए, विधानसभा में आपके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस पड़ा हुआ है पेंडिंग। ऐसा तो नहीं है कि आप नए व्यक्ति थे कि आपको परंपराओं का ज्ञान नहीं था, क्योंकि दो बार आपके खिलाफ शिकायतें पेंडिंग थी, सब कुछ था। तीसरी बार फिर जानबूझकर ऐसा हुआ। तो देखिए, देव समाज के जुड़े बच्चों का भड़कना स्वाभाविक था, कोई भी होता, क्योंकि हर बार थोड़ी भी, क्योंकि कानून का पालन करवाने की जिम्मेवारी आपकी थी और आप ही कानून को अपने व्यक्तिगत विचारधारा के कारण गड़बड़ कर रहे थे। अब मान लो मैं एक ऑफिसर हूं और मैं किसी धर्म को नहीं मानता या किसी संस्कृति को नहीं मानता, लेकिन मेरी ड्यूटी लग जाती है वहां पर मतलब मैनेजमेंट की, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं वहां के स्थानीय जो भी उस संस्कृति से जुड़े लोग हैं उनको साथ लेके, अगर परंपराओं का ज्ञान नहीं है तो परंपराओं का ज्ञान लेके उस हिसाब से हैंडल करूं। लेकिन आपने तो तीसरी बार ये कांड किया। अब आपके 6 महीने रिटायरमेंट को बचे हैं। तो देखिए, मैं भी एक ऑफिसर रिटायर हुआ हूं क्लास 1, तो मुझे सब चीजों का ज्ञान है। अब निश्चित है, जिस प्रकार से ये कंट्रोवर्सी चली है, आपके पीछे कोई भी संस्थाएं या लोग हों, वो कुछ दिन तो ठीक है, जब तक आपकी पावर है, ये है, आपके पीछे चलेंगे सभी। लेकिन जब रिटायरमेंट का समय आएगा, अगर एफआईआर आपके खिलाफ होनी तय है, अगर ये समझौता नहीं हुआ आपस में, तो आपके खिलाफ भी एफआईआर केसेस होने तय हैं। तो जब वो हो जाएंगे तो फिर नेचुरली है, सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन वगैरह में कई चीजों का फर्क पड़ता है, ठीक है कि नहीं। तो अल्टीमेटली जब ओल्ड एज हो जाती है तो यही चीजें काम आती हैं। बाकी हो सकता है किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा हो, नहीं हो, कुछ हो, वो कुछ भी काम नहीं आता, बाद में कोई नहीं पूछता। आप इस चीज से भली भांति परिचित हो। फिर बच्चे चाहे जितने मर्जी बड़े बन जाएं, किसी के कुछ भी हो जाए, और आज के जो संस्कार हैं कुछ हैं, वो देखते ही हैं आप कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। ये तो समाज की आज की डेट की परिस्थितियां बन रही हैं, खासकर उस समाज की जो हमारी तरह एक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। वो तो किसी भी हालत में अपने बुजुर्ग माँ बाप सबकी सेवा, किसी न किसी, चाहे भूखा, खुद खुद भी बेरोजगार होगा तब भी मान सम्मान के साथ हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। लेकिन जो ज्यादा पढ़ा लिखा तबका है और खासकर सेकुलर तबका है, धर्म विरोधी तबका है, उनकी तो हालत मैंने हर एक बंदे की देख ली। वो कोई भी अपने घरों के बुजुर्गों को सम्मान नहीं करता, ठीक है। अगर बुजुर्गों के पास संसाधन नहीं है अपने, तो वो बेचारे वृद्धाश्रम में। लेकिन वो उन सेकुलर हिंदुओं के हैं, सेकुलर हिंदुओं के। धार्मिक हिंदू जो धर्म के साथ चलता है, वो जैसे मर्जी तकलीफ में रह के भी अपने पूर्वजों की सेवा करता है। लेकिन जो सेकुलर हिंदू बने हुए हैं, बड़े भारी पढ़े लिखे हैं, उनके माँ बाप की हालत बहुत बुरी है। तो नेचुरली अगर आपकी पेंशन, इन चीजों पे फर्क पड़ता है, तो कल आप भी घर में बैठेंगे तो आपकी भी फिर। तो इसलिए समय रहते थोड़ा बुद्धिमानी से काम लीजिए और किसी सम्मानजनक समझौते की ओर कदम बढ़ाएं, ताकि आपका भविष्य भी सुरक्षित रहे और जो युवा बच्चे हैं उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। नहीं तो होगा क्या, जो युवा बच्चे हैं
वो तो ठीक है 2-4 साल भुगत लेंगे, लेकिन उनके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटी आ जाएगी उनके बाद, उसके बाद वो तो समाज के चेहरा बनेंगे, राहुल ठाकुर और अन्य जो हैं बच्चे, वो तो अपने अपने समाज का चेहरा बन जाएंगे, वो तो अपने अपने गांवों के प्रधान बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे। उनके पास तो अपॉर्चुनिटी है 2-4 साल भुगतने के बाद, लेकिन फिर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मतलब इन चीजों का, मैं भी एक रिटायर्ड बंदा हूं, मुझे पता है कि क्या सिस्टम होता है सब कुछ। तो इसलिए जो लोग, अच्छा इन माम अब आप देखिए हिमाचल में जो एसटी कैटेगरी है उसमें उच्च जातियां भी हैं, आप भी उसी प्रकार की एसटी कैटेगरी के हो, तो इसमें तो वो छुआछूत वाला मामला नहीं बनता। और दूसरी बात, समाज का कुछ वर्ग जो है वो इस जातिवाद को जिंदा करना चाहता है, समाज में संघर्ष बढ़ाना चाहता है। अब आप देखिए, जैसे मैं हूं, मेरी तो यारी दोस्ती, इवन मतलब रिश्तेदारी एसटी वर्ग में भी है और एससी वर्ग में भी है, एससी वर्ग में भी और एसटी वर्ग में भी रिश्तेदारी भी और दोस्ती भी है, दोनों वर्गों में। तो देखिए धीरे धीरे समय के साथ चीजें बदलती जाती हैं। अब देखिए शहरी क्षेत्रों में तो जातिवाद लगभग समाप्ति है। हाँ थोड़ा बहुत हो जाता है कि ब्याह शादी के मामले में, बाकी तो व्यवहार में तो कहीं नहीं है, मिलना जुलना खाना पीना सब कुछ ठीक है। तो धीरे धीरे जातिवाद खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हो ही चुका है, शहरी क्षेत्रों में हो ही चुका है, कुछ एक रिमोट ग्रामीण क्षेत्रों में बचा हुआ, कुछ एक हार्डली 1-2% रिमोट ग्रामीण क्षेत्रों में बचा हुआ है। तो जो समय की धारा चली हुई है इसके साथ ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आज तक जो ये सामाजिक भेदभाव की प्रवृत्ति 90% समाप्त हो चुकी है, 10% अगर बची है किसी किन इलाकों में, तो आप जो ये राजनीतिक तौर पे कानूनों का दुरुपयोग करके इस तरह की बातें कर रहे हैं, इससे ये जो डिवीजन है जो खत्म हो रहा है ये और बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? जिस तरह से आपकी तरह संपन्न, साधन संपन्न उच्च जाति के एसटी वर्ग होने के बावजूद इस प्रकार की भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो कल को देखिए वही होता, फिर आटे के साथ घुन भी पीसा जाता है। तो देखिए समाज में क्या हो रही है स्थिति कि एक उद्योगपति या एक अच्छा जिसके पास रोजगार के साधन है देने को, लोगों को सब कुछ कर सकता है, वो कतरा रहा है, उनको भय हो रहा है कि यार ये एससी वर्ग या एसटी वर्ग के एम्प्लॉय रखा मैंने, या इसको जॉब दी, या इसके साथ मैंने कोई पार्टनरशिप में बिजनेस किया, या इसके साथ मैंने संबंध बनाया, यारी दोस्ती रखी, तो कल को ऐसा ना हो कि मामूली सा झगड़ा हो जाए। बस देखिए 2 आदमी होते हैं, कई बार बहस बसाई झगड़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है कि इन कानूनों का दुरुपयोग करके मेरे मेरे खिलाफ ना कर दे, भय होता है। तो ये भय जो है ये शहरी समाज में भी धीरे धीरे फैलेगा, तो ये भेदभाव कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। फिर आप समझिए इन चीजों को। अब जैसे मेरी रिश्तेदारी एसटी वर्ग में, एससी वर्ग में, मान लो कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो गया, कुछ हो गया, कोई लेना देना हो गया, कोई कई बार हो जाते हैं डिफरेंसेस। अब अगर कल को यही कानून का दुरुपयोग वो मेरे खिलाफ कर दे, अब कानून तो नहीं मानेगा मेरी रिश्तेदारी है, कानून तो नहीं मानेगा मेरी दोस्ती है समाज में, कानून तो कानून की तरह खेलेगा। तो कल को मुझे भी डर होगा यार, इनके साथ मैं थोड़ा दूर ही रहूं भाई। जैसे फिर वही बात हो जाती है ना, जैसे लोग सांप से डरते हैं ना, सांप से डरते हैं ना, हालांकि होता क्या है, 5% सांप होते हैं जहरीले, बाकी सांपों में जहर नहीं होता, लेकिन सांपों से भय तो है कि नहीं? जब भय है तो जो जहरीला सांप भी मरता है और जिस सांप में जहर नहीं है उसको भी मार दिया जाता है। तो यही स्थिति समाज में हो रही है। आप जैसे जो लोग हैं राजनीतिक कारणों से या वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण इन कानूनों का दुरुपयोग कर रहे हो, तो जिन लोगों के लिए वो कानून बने हैं बेचारे,
जो सच में प्रताड़ित लोग हैं, जिनके लिए कानून बने हैं, वो तो बेचारे कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास संसाधन है नहीं। और आप जैसे साधन संपन्न लोग, उच्च पदों पे बैठे हुए लोग अगर इस प्रकार के कानूनों का दुरुपयोग करेंगे, तो जो समाज पहले से ही परेशान है, उस समाज की परेशानी आप कम नहीं कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो बची ही नहीं है ये चीज, कुछ एक ग्रामीण क्षेत्रों में बची है, तो समय की धारा के साथ जहां यहां खत्म हो गई, वहां भी खत्म हो जाएगी, कुछ सालों में वहां से भी खत्म हो जाएगा भेदभाव। तो इस प्रकार से कानूनों का दुरुपयोग करके इस समाज में ऐसा नहीं है 99% लोग अच्छे हैं, 99% लोग अच्छे हैं क्योंकि मेरी डीलिंग है। लेकिन होगा क्या, वही बात आ जाएगी, ऐसे कानूनों के दुरुपयोग से मेरे जैसे बंदों में भी भय जागृत हो जाएगा, भाई यार भाई इनसे दूर रहो, क्या पता कब डंक लग जाए। एक साइकोलॉजिकल भय पे। तो आप जैसे जो सामाजिक न्याय के चौधरी बने हो, आप सामाजिक न्याय नहीं कर रहे हो इस प्रकार की हरकतों से, आप सामाजिक न्याय को इसमें खाइयां पैदा कर रहे हो। तो इसलिए कृपा करके इस तनाव की स्थिति से कुल्लू जिला को मुक्त कीजिए। प्रशासन से भी मेरी वो है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस तनाव को आगे मत बढ़ाएं, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि देव समाज के बारे में आप नहीं जानते गहराई से। ये योद्धा समाज है, पंजाब में जैसे निहंग है, उनसे खतरनाक समाज है ये। फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, स्थितियां संभालना मुश्किल हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। ठीक है जी। तो ये हो गया तहसीलदार जी का विषय। अब आता हूं मैं शंखचूड़ जी के बारे में, शंखचूड़ दैत्य जी के बारे में। ऐसा है कि आपने देखा होना, जो मेरे को लगातार फॉलो करते, कि मंडी के बड़े 3 पत्रकार, बड़े नामी पत्रकार, 3 बड़े पत्रकार मेरे पीछे बड़े बुरे हालत से पड़े हुए थे जब मैं ये भविष्यवाणी मौसम की पीछे कर रहा था शंखचूड़ दैत्य की। तो जब अति बोलते हैं ना, जब यहां तक जहर आ गया तो फिर करना पड़ता ना कोई उपाय। तो मैंने तीनों को धमकी दे दी, भाई आज शाम 4 बजे तुम्हारे घर के पिछवाड़े के पीछे शंखचूड़ दैत्य शंख बजाएगा। और हुआ बिल्कुल 4 बजे के आसपास शाम को 3 बड़े पत्रकारों के घर के पीछे शंखचूड़ दैत्य का शंख बजा, अर्थात बादल फटने की स्थिति उत्पन्न हो गई। और वो पत्रकार लाइव कर रहे हैं, फिर पैंट में टट्टी हुई पड़ी है डर के मारे। तो मैं जितने सनातन विरोधी इस प्रकार के लोग हैं, जितने मेरे नॉलेज में आ रहे हैं, उन्हीं पत्रकार की भांति मैं उनकी भी लिस्ट बना रहा हूं। मैं उनकी लिस्ट बना रहा हूं कि कौन 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 कौन। फिर वो शंखचूड़ दैत्य जी की सेना के सेक्रेटरी के पास जमा कर दूंगा कुछ दिनों में। फिर जो अगला घटनाक्रम आने वाला है दिवाली के आसपास, जिसको मैंने कल भी बोला था, वो हो सकता है दिवाली से कुछ दिन बाद आए, कुछ जब आने वाला होगा मैं एग्जैक्ट डेट आपको दे दूंगा। तो उस दौरान उन विरोधियों की भी वाट लगाऊंगा, ये मेरा वायदा है। आप चाहे इसको अंधविश्वास समझो, चाहे पागलपन समझो, चाहे विश्वास करो, चाहे अंधविश्वास कहो, चाहे मेरे को गाली दो, चाहे जो मर्जी करो। उन 3 पत्रकारों ने भी ऐसे ही किया था और तीनों के तीनों का पिछवाड़े पे शंख बजवाया था। 3 का तो स्पष्ट नाम ले रहा हूं, बाकी और लोग भी हैं बहुत। ठीक है जी। एक पीएचडी वाले थे कोई डॉक्टर साहब, उन्होंने भी काफी तंग किया होता मेरे को, है ना। एक और थे कोई, बहुत थे वैसे, तो उनको तो मैंने दर्शन दिलवा दिए थे। अब जो ये विरोधी जितने हो रहे हैं, इनकी लिस्ट बना रहा हूं। आप इसको समझ लेना, मजाक समझना, अंधविश्वास समझना, पागलपन समझना, जो मर्जी समझना, वो आपकी समझ के अनुसार है। इसलिए ध्यान रखिए, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। जय हिंद, जय सनातन, धन्यवाद, प्रणाम।